हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा सेशन 7 है और ये 7th पार्ट है हमारे फाइनेंस के सिलेबस का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो यूनिट ए है हमारे फाइनेंस के सिलेबस की वो कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट इन डिजिटल फाइनेंस। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मैंने इसमें इंडेक्स में कुछ भी मेंशन नहीं करा है। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है यहाँ पे, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना। ये नंबर 7 पर ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे डिजिटल पेमेंट्स का, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स हम लोग इसके अंदर करेंगे। फिर जो आरबीआई बेस्ड हमारे पास डिजिटल पेमेंट रिलेटेड हैं, जैसे एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, सीबीडीसी हो गया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे और एनपीसीआई के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आगे चलते हैं इसमें। डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, अगर इसके सिस्टम की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो इंडिया का है, इट इवॉल्व फ्रॉम सप्लीमेंट्री बैंकिंग फैसिलिटी इनटू अ कोर कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, यहाँ पर ये 2 स्लाइड थ्योरेटिकल रहेंगी, बट ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। और ईएसआई के अंदर भी ये आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट या इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो पहली चीज, ये सप्लीमेंट्री बैंकिंग फैसिलिटी से हटके अब बैंकिंग के लिए कोर कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, इनिशियली ये एक ऑल्टरनेटिव था कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए, एक ऑल्टरनेटिव का काम करता था। बट ग्रेजुअली क्या होने लगा, ये इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन का एक सेंट्रल पार्ट बन गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा टूल बन गया। पेमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई और फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शनिंग स्मूथ हो गई। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डिजिटल पेमेंट का, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर चेंजेस इन द फाइनेंशियल सिस्टम ड्रिवन बाय एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज एंड इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। ठीक, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का स्किल रैपिडली जिस तरह से बढ़ता जा रहा है ना, तो ये सिर्फ एक ऑपरेशनल टूल नहीं बना है, बट क्रिटिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन गया है। नाउ इट हैज बिकम अ क्रिटिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, जिसकी रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी एसेंशियल हो गई है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, आगे इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, एक तो ये लेयर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना। फाउंडेशन लेवल बैंकिंग और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की है, विच एंश्योर्स फाइनलिटी ऑफ द पेमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टमिक स्टेबिलिटी। इस फाउंडेशन लेयर के ऊपर रिटेल पेमेंट्स लेयर है, जो कि फर्दर इंटरऑपरेबल है, रियल टाइम है, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन देती है फॉर वाइड स्प्रेड पब्लिक एंड कॉमर्शियल यूज। टुगेदर ये सब मिला के हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बनाती है, ट्रस्ट और ऑपरेटिविटी कंटिन्यूटी बनी रहती है। रिसेंटली हम लोग देखेंगे इसके अंदर कितना कुछ चेंज हुआ है, कैसे कैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एनईएफटी था, आरटीजीएस था, फिर हमारा यूपीआई आया, फिर यूपीआई लाइट आया, फिर और भी टूल्स है जैसे एनडीएस ओएम मैंने इसके अंदर डाला है ना। एक एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में यहाँ डाला है कि कैसे बैंक उनको यूज कर रहे हैं। तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ बैंक और कस्टमर बेस नहीं है, वो टूल्स भी मैंने इसके अंदर यूज करे हैं जो बैंक इटसेल्फ यूज करते हैं अपने कामों के लिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना हो, आरबीआई के थ्रू किसी पीएसएल सर्टिफिकेट के ऑक्शन को लेना हो ई कुबेर पोर्टल यूज करके, या इस तरह की जो बाकी चीजें हैं। ठीक, आगे चलते हैं, को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस है हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो ए लिखा हुआ है, इस ए को हटा दीजिए, इस ए की हमें नीड नहीं है। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस ओन किसने करा हुआ है? ओन किया हुआ है आरबीआई ने। आरटीजीएस का जो सिस्टम है आरबीआई का ओन होता है। हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन रियल टाइम में होते हैं, एक एक करके ट्रांजैक्शन रियल टाइम में सेटलमेंट होता रहता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ सेटल हो गया। आरबीआई ने मिनिमम ट्रांसफर लिमिट डाली हुई है 2 लाख की। ठीक है, मतलब अगर आपका 1.5 लाख का आपको आरटीजीएस करना है तो वो नहीं होगा, 1.75 का आपको करना है तो वो नहीं होगा। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट आरटीजीएस में 2 लाख है। आरटीजीएस नाम से ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो सेटलमेंट है वो रियल टाइम में होगा। कोई मैक्सिमम सीलिंग नहीं है ट्रांजैक्शन की, विच अलाउज बैंक एंड कॉर्पोरेट्स टू अंडरटेक वेरी लार्ज वैल्यू पेमेंट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख जो भी पेमेंट है आपका, कोई अपर लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में हो जाएगी। जब कंपनीज के बीच में पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आरटीजीएस के थ्रू ही ज़्यादातर होती हैं।
दिसंबर 2020 से क्या हो रहा है, आरटीजीएस 24/7 बेसिस पे काम कर रहा है। साल के 365 दिन, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, मतलब आरटीजीएस नॉन स्टॉप पूरे टाइम अवेलेबल है। पहले तो इनका होता था कि नाइट में अवेलेबल नहीं होता था, बट अब दिसंबर 2020 के बाद से ऐसा नहीं है। एंड इंडिया कुछ उन कंट्रीज में से है जहां पर राउंड द क्लॉक हाई वैल्यू सेटलमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। एनईएफटी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे यूपीआई से पहले। एनईएफटी भी आरबीआई ओन करता है। ओके, रिटेल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है। पेमेंट को हाफ ईयरली बैचेस में करता है थ्रू आउट द डे। होता ये भी थ्रू आउट द डे है। पहले क्या था, आरटीजीएस हमने जब पढ़ा था, आरटीजीएस इंडिविजुअल पेमेंट्स की बात करता है, बट एनईएफटी बैचेस में कर रहा है। मल्टीपल पेमेंट्स इकट्ठे करके हर आधे घंटे में सेटल कर रहा है। आरटीजीएस आधे घंटे का बैच नहीं बनाता था, वो इंडिविजुअली हर ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में सेटल करता था। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है इसके लिए। कस्टमर इवन स्मॉलेस्ट अमाउंट्स भी इसमें भेज सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एनईएफटी के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। आरटीजीएस के अंदर 2 लाख की लिमिट थी मिनिमम, एनईएफटी में मिनिमम लिमिट कोई नहीं है। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों ही कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखते हैं। ये सिस्टम भी 24/7 ऑपरेट करता है, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस फॉर रिटेल पेमेंट। तो ये भी ऑल द टाइम, साल के 365 दिन, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन ये प्लेटफॉर्म चलता है। तो ये था हमारा एनईएफटी और आरटीजीएस। अगला आता है हमारा ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जो कि आरबीआई ओन करता है। आरबीआई रेगुलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है एमएसएमई इनवॉइसेस को फाइनेंस करने के लिए। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी एमएसएमई को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, ठीक है। उस एमएसएमई ने किसी बड़ी कंपनी को माल सप्लाई किया है। कोई एक एमएसएमई, आप कोई सी भी एक रैंडमली मान लेते हैं, एबीसी कंपनी है, ठीक है। वो रिलायंस को या फिर अडानी ग्रुप की किसी कंपनी को या ऐसी ही किसी टाटा बिरला की कंपनी को उन्होंने कुछ कोई भी मतलब सामान है, कुछ भी उनकी मशीनरी के पार्ट्स है, कुछ भी उन्होंने सप्लाई करा है। अब जो पेमेंट है उन कंपनी से आने में, वो टाइम टेकिंग पेमेंट होता है, टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बड़ी कॉर्पोरेट्स में जो फंड्स होते हैं वो एकदम से रिलीज हो गए। यूजुअली इट टेक्स टाइम, महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन लग सकते हैं। आमतौर पे 3 महीने तक तो इसमें टाइम लगता ही लगता है। बट जो कंपनी है, कंपनी ने सामान दे दिया ना, उस कंपनी को भी आगे कहीं पैसा देना होगा, क्योंकि ये चेन जितनी छोटी होती चली जाती है, जितनी बड़ी कंपनी से हम जितने छोटे कंपनी की तरफ, उतने लेबर क्लास की तरफ जाते जाएंगे, वहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट इमीडिएट होती है। तो वहाँ पर क्या होगा, अब उसे जब तक पैसा नहीं आ रहा तब तक कहीं से तो वो फंड रेस करेगा। तो वो अपने इन इनवॉइसेस को ट्रेड्स पे डालेगा और यहाँ पे कोई बैंक या एनबीएफसी बिल डिस्काउंट करके उसे लोन दे देगा। तो ये एक तरह से एमएसएमई को उनके इनवॉइसेस के अगेंस्ट लोन मिल जाता है। अब जो ज़्यादातर ट्रेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे कोई ऐसा थ्रेशोल्ड, मतलब कोई आरबीआई का मैंडेटरी रूल नहीं है, बट एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनी है बिल डिस्काउंटिंग की 1 लाख, कि कम से कम 1 लाख रुपए की कोई इनवॉइस होगी तभी उसके ऊपर पैसा मिलेगा। कोई रेगुलेटरी लिमिट नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फाइनेंसिंग जो भी इसकी होती है वो बायर की जो अप्रूव क्रेडिट लिमिट है या फाइनेंसर उसका रिस्क असेसमेंट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो सिस्टम है वो स्पेसिफिकली एमएसएमईज की वर्किंग कैपिटल में जो डिले आ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन के लिए या फिर जो उसका पैसा आना है उस पैसे से, भाई जब एक कंपनी को उसने सामान दिया वहां से पैसा आएगा तभी तो किसी दूसरी कंपनी के लिए सामान मंगवाएगा या उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेगा। अब इसमें जो डिले आ रहा है, इस डिले को रोकने के लिए आरबीआई ट्रेड्स वाला प्लेटफॉर्म लेकर आया है और ये एक्चुअली में एमएसएमईज को काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एनडीएस ओम। ये होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। एनडीएस नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ओएम ऑर्डर मैचिंग। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई ने ओन किया है, आरबीआई ने बनवाया है। ये किस लिए होता है, फॉर ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक्स को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या एनबीएफसीज को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करना है, खरीदनी है, बेचनी है, तो उसके लिए एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म के थ्रू ही उन्हें करना होगा। आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट पार्टिसिपेंट्स की नहीं बताई है कि कितना मिनिमम ट्रेड करेंगे या कितना मैक्सिमम ट्रेड करेंगे। हाउएवर जो सिस्टम है
वो स्टैंडर्ड 5 यूनिट या 10 यूनिट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इसी की यूनिट में या इसी के मल्टीपल में जो भी स्टैंडर्ड मार्केट लॉट साइजेस हैं उसके अंदर काम करता है। ये सिस्टम लिमिटेशन है या फिर सिस्टम इस तरह से ट्रेन हो गया है विद द टाइम काम करते करते, क्योंकि सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात सॉफ्टवेयर की नहीं हो रही है। सिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बैंक हो, मैं एक बैंक हूं और कोई थर्ड पर्सन भी एक बैंक है, हम 3 बैंक हो गए ए बी और सी। ए 10 यूनिट ही बेच रहा है बार बार या 5 यूनिट बेच रहा है, बी भी 5 यूनिट या 10 यूनिट की ही फॉर्म में खरीद रहा है। अब सी आके अगर अचानक से 6 यूनिट बेचेगा या फिर 4 यूनिट बेचेगा या 1 यूनिट बेचेगा, उसकी सेल और परचेज नहीं हो पाएगी उस तरह से, क्योंकि हम लोग 5 या 10 यूनिट में या इनके मल्टीपल में ही काम कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है स्टैंडर्ड मार्केट लॉट साइज में काम कर रहा है। एज सच कोई इसके अंदर आरबीआई ने मिनिमम या मैक्सिमम की वैल्यूज नहीं रखी हुई हैं। दिस एंश्योर्स ऑर्डरली ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड लिक्विडिटी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की लिक्विडिटी और एक सही तरीके से उनका ट्रेड हो जाना, ये काम कहां पर होता है? एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई कुबेर, इन्फिनेट और सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स। यहाँ पे 3 अलग अलग चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों ही सिस्टम आरबीआई ओन करता है। ई कुबेर, इन्फिनेट या सीपीएस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटलमेंट सिस्टम है जो कि बैंक, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। ये पब्लिक के लिए नहीं है तीनों, बैंक्स इटसेल्फ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीएसएल के वीडियोस में पढ़ा था, पीएसएलसीज खरीदते हैं बैंक, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो जो पीएसएलसीज खरीदते हैं वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं। इन सिस्टम्स के पास कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू लिमिट्स नहीं होती, ये एक तरह का लेजर बनाते हैं, एक तरह का मैसेजिंग या सेटलमेंट आर्किटेक्चर अगर हम लोग इसे बोले, कि बेसिकली एक रिपोजिटरी की तरह है, कि यहाँ पे एक मार्केट है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मार्केट की तरह होता है, कि यहाँ पे आपके पास सारी बुक्स में लिखा जाता है कि आपने क्या खरीदा है, कैसे खरीदा है, कितना पैसा आपने कहाँ लगाया है। तो एक लेजर की फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में आपके पास बुक कीपिंग हो रही है इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इंडिया का डिजिटल ई रूपी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, आने वाले आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए, आरआरबी पीओ इंटरव्यू में, या जो भी आप सर्किल बेस्ड ऑफिसर या लोकल एरिया ऑफिसर, लोकल बैंक ऑफिसर, जो भी स्केल 2 वाली पोस्ट होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीडीसी। तो सीबीडीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे पहले मैं रब कर दूं, सीबीडीसी की अगर मैं बात करता हूं, तो सीबीडीसी इंडिया का सोवरेन डिजिटल करेंसी है, आरबीआई ने करा था, और ये फिजिकल कैश की तरह होता है, क्रिप्टो नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सीबीडीसी इज नॉट द क्रिप्टो करेंसी, इट इज अ डिजिटल रूपी। जो 10 का नोट आपके हाथ में है, वही 10 का नोट आपके पास एक डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो आरबीआई की डिजिटल करेंसी है। सीबीडीसी इज द ई रूपी और द डिजिटल करेंसी। इंडिया ने क्या करा था सबसे पहले, ई रूपी डब्ल्यू होलसेल और ई रूपी आर रिटेल, ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे 2022 में। अब उस समय जो था सीबीडीसी का मार्केट था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेटलमेंट और कुछ यूजर्स को कुछ बैंक्स के थ्रू था। तो आरबीआई ने अपने ही कुछ एम्प्लॉयज को पायलट में दिया, अपने ऑफिस के आसपास के जो वेंडर्स हुए, जो शॉप्स हुए, उनके आगे प्रमोट करा कि आप इसको यूज करिए ताकि पेमेंट्स वगैरह देखे जाएं। पायलट था, देखा जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो रहे हैं। तो ये पायलट लॉन्च हुआ था 2022 में, होलसेल और रिटेल की फॉर्म में। जो होलसेल था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेटलमेंट में होता था, जो रिटेल था वो किसी बैंक के थ्रू, क्योंकि वो आपका पैसा डिजिटली फॉर्म में कहीं तो स्टोर होगा ना, तो वो किसी बैंक के थ्रू होगा, उनका ई रूपी का वॉलेट होगा या सीबीडीसी वॉलेट होगा, उसके थ्रू ये पैसा ट्रांसफर हो रहा था। डिजिटल रूपी यूज्ड टोकन बेस्ड आर्किटेक्चर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टोकन बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करता है, जो कि डिजिटल वॉलेट्स में P2P और P2M ट्रांजैक्शंस करता है। होती ही कैश की ही तरह, आपको सब्जी वाले को 50 रुपए देने हैं, आपने ई रूपी से 50 रुपए उसे दे दिए, आपके ई रूपी वॉलेट से वो 50 रुपए कटे। यूपीआई के केस में क्या था, आपका बैंक अकाउंट यूज हो रहा था, यहाँ पे आपका ई रूपी वॉलेट अलग से यूज हो रहा है। तो ये आपका P2P या फिर P2M, आप पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे अपने पर्स में से निकाल के 20 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए सब्जी वाले को या किसी अपने फ्रेंड को, सेम वे आप उसको ई रूपी की फॉर्म में दे सकते हो, जो कि उसके वॉलेट में ही जाएगा। अगेन ये उसके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये पैसा वॉलेट में रहेगा। इट डज नॉट अर्न इंटरेस्ट, प्रिजर्विंग पैरिटी विद बैंक नोट्स एंड एड्रेसिंग कंसर्न्स ऑफ डिपॉजिट फ्लाइट। अगेन ई रूपी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे पैसे आपके
पर्स में रखे हुए हैं, सेम वे पैसे आपके ई रूपी वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं। इसलिए कोई डिपॉजिट फ्लाइट का भी इसमें रिस्क नहीं है कि लोगों ने पैसा इसके अंदर होल्ड करके रख लिया है। क्यों? क्योंकि जब डिजिटल सिस्टम में आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो आप लैक्स में, करोड़ में पैसा जोड़ के नहीं रखोगे। अब आरबीआई इसकी बाकी चीज़ों पे काम कर रहा है कि जैसे इसको ऑफलाइन कैसे बढ़ाना है, इसकी प्रोग्रामेबिलिटी और जो अभी एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है उन पे कैसे कैसे काम कराना है। ये सब चीज़ें टाइम के साथ साथ चलती रहेंगी। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू improve monetary efficiency, reduce cash management cost and strengthen India's digital financial infrastructure। कैश मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। आरबीआई से फिजिकल कैश निकलता है, सबसे पहले तो आरबीआई तक वो कैश आता है तो वो कैश की प्रिंटिंग की कॉस्ट है, उस प्रिंटिंग के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कॉस्ट है, जो मशीनरी है उनकी कॉस्ट है। देन वो नोट प्रिंट हुए, उसके बाद वो आरबीआई तक सेफली आए, जो व्हीकल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट हो रही है, फ्यूल की कॉस्ट हो रही है, जो सिक्योरिटी पर्सन्स उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं उनकी कॉस्ट आ रही है, आरबीआई के अंदर कैश आता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होती है। आरबीआई के अंदर कैश आया, आरबीआई के पास एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा जो इस चीज़ को देखेगा कि कौन सी करेंसी के कितने पैकेट्स, कितने बंडल्स आए हैं, उन्हें स्टोर करना है। इस हर चीज़ में कॉस्ट जा रही है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो काफ़ी हद तक कॉस्ट कम हो जाएगी और हम सब लोग डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। तो ये आपके यूपीआई या आपके वॉलेट्स की ही तरह होता है, बट उससे अलग होता है क्योंकि एक तो ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, पैसा आपके ई रूपी वॉलेट में जा रहा है। दूसरा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा, ये सोवरेन डिजिटल करेंसी है। द वर्ड इज सोवरेन डिजिटल करेंसी। बाकी जो है वो फिजिकल कैश की ही फॉर्म में होता है आपका, बट वो बैंक अकाउंट में होता है। ये आपकी डिजिटल करेंसी है। बाकी में आप 50 पैसे, 1.5 रुपए, 2.5 रुपए का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें जिस फॉर्म में हमारी फिजिकल करेंसी है उसी फॉर्म में डिजिटल करेंसी रहेगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर के अंदर क्या है? एक शॉर्ट डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट है दैट अलाउस कंज्यूमर टू बाय गुड्स एंड पे लेटर इन इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स। आप लोग देखते हैं मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, एप्पल का आईफोन तो बहुत लोग खरीद रहे हैं, इसी वजह से अलग अलग लैपटॉप्स ले रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बाई तो अभी कर लिया, बट उसको पे आप इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। इवन अब तो जो मेक माई ट्रिप या आईबीओ फ्लाइट्स वगैरह होते हैं, होटल के पेमेंट्स होते हैं, वो भी बीएनपीएल पर चलते हैं। तो जो फिनटेक कंपनीज होती हैं वो मर्चेंट्स के साथ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ, पेमेंट गेटवेज के साथ इस तरह के ऑफर्स करती हैं और इंस्टेंट चेकआउट आपको देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया उसके बाद कुछ है। जो भी आपका कैशबैक है या फिर ये आपका इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट से जो भी कुछ है आपको इंस्टेंटली मिलता है। बीएनपीएल की जो अंडरराइटिंग होती है मिनिमल डेटा पर होती है, जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन पे कर दिया, पेमेंट हिस्ट्री आपकी कैसी है, स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, और जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जो नए नए कस्टमर्स होते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। एक को लैंडिंग मॉडल होते हैं हमारे बैंक और एनबीएफसी मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई का एक को लैंडिंग फ्रेमवर्क है। इन्होंने बोला कि एक बैंक और एक एनबीएफसी आपस में मिलकर कस्टमर्स को लैंड कर सकते हैं। और अब तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जरूरत ही नहीं कि वो एनबीएफसी ही हो, बट उसे आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। अब इसके अंदर क्या है? शेयरिंग ऑफ रिस्क होगा एंड रिटर्न मेक द क्रेडिट मोर एक्सेसिबल स्पेशली फॉर एमएसएमई बोरोवर्स। रिस्क शेयरिंग, रिटर्न्स एमएसएमई बोरोवर्स के लिए चीज़ों को ईजी कर देते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं क्रेडिट असेसमेंट्स, लोन मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन इन द रियल टाइम बिटवीन बोथ पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ऐसे ही अमेजोन पे आईसीआईसीआई कार्ड है, वो आपकी एनबीएफसीज बनी हुई हैं। एनबीएफसीज है ना वो, एक तरह से डायरेक्टली एनबीएफसी ना भी हो, एयरटेल का तो पेमेंट बैंक है, वो डायरेक्टली अपना कार्ड नहीं दे सकते। एयरटेल फाइनेंस भी एक कंपनी है, वो डायरेक्टली अपना क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके कार्ड दे दिया। सेम वे अमेजोन पे वॉलेट है, यूपीआई सर्विसेज देता है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने आईसीआईसीआई के साथ अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। अब इसमें जो भी रिस्क है वो आईसीआईसीआई और अमेजोन के आपस में है। कस्टमर को क्या मिल रहा है? कस्टमर को ये मिल रहा है कि वो अमेजोन की सर्विसेज में डिस्काउंट पा रहा है। उनको क्या मिल रहा है कि जो कस्टमर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं उससे वो काफ़ी हैफ्टी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये कोलैंडिंग का फायदा या नुकसान होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। आप अच्छे से एक एक्टिव यूज़र की तरह यूज़ करोगे, अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज रख के इंश्योर करोगे कि आपको पेमेंट टाइमली करना है, तो आपको नुकसान नहीं है। और आप लेजी रहोगे, आप खुद इतने सीरियस नहीं रहोगे, अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं रखोगे कि कब आपको क्रेडिट कार्ड का पे करना है,
आपको हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपका सिविल बिगड़ेगा, आप लॉस में रहेंगे। नेक्स्ट है ई मैंडेट्स। ई मैंडेट्स हमारा नेशनल क्लियरिंग हाउस का है या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए है। ई मैंडेट्स क्या, हमारे ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, ऑटोमेटिकली डेबिट हो रहा है हर महीने या फिर हर 4 साल, हर साल। आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, चैट जीपीटी का लिया, एक टाइम के बाद वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा। ये हमारे ई मैंडेट्स हैं। एनपीसीआई का ईनाक और बैंक लेड एसआई सिस्टम्स, ये हमारे ऑटोमेटिक ईएमआई डिडक्शन विद कस्टमर कंसेंट थ्रू ओटीपी ऑथेंटिकेशन इंश्योर करते हैं। ई मैंडेट रिड्यूसेस कलेक्शन कॉस्ट फॉर लेंडर्स एंड एंश्योर डिसिप्लिन रीपेमेंट साइकिल। कस्टमर्स को भी इजी ये होता है कि वो पैसा देना भूलते नहीं है, उन्हें पता होता है कि हाँ पैसा इस डेट पे अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नियो बैंकिंग एप्स। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सब, बट ये सारी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, मार्केट में चल रही हैं, न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हैं। इंटरव्यू के लिए खासतौर से इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में 3-4 चीज़ें एक साथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 3 चीज़ें बताओ या 4 चीज़ें बताओ, तो ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है बॉस। न्यू बैंकिंग की बात करें तो न्यू बैंक्स क्या होते हैं, ये बाकी बैंक के साथ पार्टनर होते हैं टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड लैंडिंग सर्विसेज थ्रू मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली मोबाइल ऐप्स के थ्रू ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी बैंक के साथ मिलकर। दे फोकस ऑन यूआई यूएक्स, इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग, कैश फ्लो मॉनिटरिंग एंड एमएसएमई क्रेडिट लाइंस। तो बेसिकली इन सब चीज़ों की जो डेप्थ है ना, डेप्थ हमारी एमएसएमई की ही तरफ जा रही है, जहाँ पे इंस्टेंट क्रेडिट चाहिए होता है। नियो बैंक्स रिलाई ऑन ऑल्टरनेटिव डेटा, बिहेवियरल एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड क्रेडिट स्कोरिंग टू लैंड टू अनडिजर्व कस्टमर। तो क्रेडिट स्कोरिंग ये लोग जरूर देखते हैं, क्योंकि आप जब भी क्रेडिट दे रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर बुरा है तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। लोन देने के लिए एनबीएफसीज भी हैं, और भी कंपनीज हैं, न्यू बैंकिंग एप्स भी हैं, बट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। आता है कि आपको 5 लाख रुपए का लोन दे दिया है, 1 साल के लिए लोन है, और 1 साल बाद आपको 6 लाख रुपए वापस करने हैं। लाइक विद इन ईयर जो आपकी ईएमआई बनेगी, आप उसमें 6 लाख रुपए दोगे। भाई कैसे दोगे? 20% इंटरेस्ट दोगे आप 1 साल में, अगर 5 लाख पे 6 लाख दे रहे हो तो। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आगे चलते हैं। टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये हम सब लोग भी यूज करते होंगे। जो भी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड को हम लोग वहां पे एक तरह से स्टोर कर देते हैं। अब वो एक्चुअली में आपकी रियल क्रेडिट कार्ड डिटेल स्टोर नहीं कर रहा है, उसका टोकन बन जाता है। टोकन जो होता है वो एक्चुअल कार्ड नंबर को रिप्लेस करके एक सरोगेट टोकन हो जाता है ड्यूरिंग ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस में। तो ऐसा नहीं है कि आपने अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अपने कार्ड को रिमेंबर कर दिया तो उसके बाद आपका एक्चुअल कार्ड नंबर है। बैकएंड पर वो एक टोकन होगा उस कार्ड से एसोसिएटेड, जो एक यूनिक टोकन होगा उसके लिए, और उसी के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। सिंस मर्चेंट्स नेवर स्टोर द रियल कार्ड नंबर, द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब इसमें क्योंकि रियल कार्ड नंबर तो आपका स्टोर नहीं हो रहा, उनके पास तो टोकन स्टोर हो रहा है, तो वहां पे आपका डेटा ब्रीच या डेटा थेफ्ट, इसके रिस्क आपके कम हो जाते हैं। टोकनाइजेशन कैसे काम करता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, क्यूआर पेमेंट्स पे काम कर रहा है, एनएफसी टैप एंड पे सिस्टम्स पे काम कर रहा है, और अब इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है CKYCR। ये आप लोग याद रखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास इसके मेल्स या मैसेजेस भी आते होंगे। आप लोग जब बैंक में काम करेंगे तब भी आपको समझ आएगा कि CKYCR के लिए मैंने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। CKYCR क्या है? एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है केवाईसी रिकॉर्ड्स की, मेंटेन करती है सरसाई। सरसाई एक सेपरेट एंटिटी है जिसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप सभी कस्टमर्स की जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हैं उनकी केवाईसी की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी मेंटेन करके रखें, जिसे कहते हैं सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री या फिर CKYCR। इसका पर्पस क्या है? to ensure the customer do not have to complete KYC multiple times across different financial institutions। अब इसके पीछे की थीम तो यही थी, बट फिर भी जब भी कहीं पे आप जाते हैं तो आपका KYC वहां पर अपडेट होता रहता है। हर बैंक टाइम टू टाइम आपकी KYC इंफॉर्मेशन वहां से फैच करते रहते हैं, और जब भी ऐसा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज जरूर आएगा। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्रेडिट कार्ड आपका सिबिल चेक करने के साथ साथ कार्ड अप्रूवल के बाद आपकी इंफॉर्मेशन को CKYCR में अपलोड करेंगे। अगर आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट खोलेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी CKYCR पर अपलोड होगी। क्या इन्फॉर्मेशन? जो भी आपका लेटेस्ट उस समय का ID एड्रेस प्रूफ है या आपकी KYC डिटेल्स हैं वो। द रजिस्ट्री स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स
फोटोज, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड केवाईसी स्टेटस इन अ यूनिक किन। किन होता है हमारा केवाईसी आइडेंटिफिकेशन या फिर केवाईसी आइडेंटिफायर किन। बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरर्स, ये आपके किन की हेल्प से आपकी केवाईसी डिटेल्स को फैच कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारा ऑनबोर्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है और अब इसको सबसे ज़्यादा हम लोग डिजिटल ऑनबोर्डिंग में यूज़ करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे डिजिटल बैंकिंग के वो सारे। सबसे पहले अगर हम लोग एनपीसीआई की बात करते हैं तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसे ईयर 2008 में क्रिएट किया गया था। क्या काम था इसका? टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। एनपीसीआई को 2008 में एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जिसका एम था इंडिया में रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करना। ये कैसे फंक्शन करता है? ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के ज्वाइंट सुपरविजन में काम करता है। आरबीआई और आईबीए दोनों के ज्वाइंट सुपरविजन के अंदर एनपीसीआई काम करेगा और इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडिया डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। एनपीसीआई का एम है इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को या डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सुपरविजन में काम करता है। एनपीआई ने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, जैसे मैंने आपको कुछ अभी एग्जांपल में ही बताया था। बाकी इसके बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एनपीसीआई का की फोकस है इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी और लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल। इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी और लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट्स। आगे हम लोग बात करें तो यूपीआई आता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये साल 2016 में आया था। इसके बारे में हम सब लोगों को पता है, हम सब लोग यूज करते हैं। रियल टाइम मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसमें हम एक ही ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट एक साथ लिंक कर सकते हैं। मल्टीपल ऐप्स हैं हमारे पास, जैसे क्रेड है, क्रेड का यूपीआई ऐप है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। ऐसे बहुत सारे यूपीआई ऐप्स हैं जो फिनटेक कंपनीज के हैं। और बैंकों का अपना भी यूपीआई सिस्टम होता है अपनी ऐप के थ्रू भी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऐप के थ्रू करता है, एचडीएफसी पेज़ैप ऐप के थ्रू करता है। तो यूपीआई में एक ऐप होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और रियल टाइम मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई के अगर की फीचर्स की हम लोग बात करें, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू, मतलब जो हमारा पर्सन टू पर्सन है उसमें भी, और पर्सन टू मर्चेंट, P2M मतलब पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट पेमेंट भी चलते हैं और इंडिविजुअल पेमेंट भी चलते हैं। इट सपोर्ट्स क्यूआर पेमेंट्स, ऑटो पे, क्रेडिट ऑन यूपीआई एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स कहाँ पे? जहां पे एनपीसीआई जिस भी कंट्री के यूपीआई जैसी उस कंट्री की जो भी ऐप होगी या उस कंट्री के पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के साथ एमओयू साइन करेगा, एग्रीमेंट करेगा, वहीं पर यूपीआई चलेगा। जैसे नेपाल में हमारा यूपीआई चलता है, श्रीलंका में हमारा यूपीआई चलता है। इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमारे टाई अप्स है। कितनी कंट्रीज के टाई अप्स है ये आप करंट अफेयर्स में टाइम टू टाइम पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट कितना है आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यूपीआई हमारा क्यूआर पेमेंट सपोर्ट करता है, ऑटो पे, क्रेडिट ऑन यूपीआई और इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट करता है। और ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपका यूपीआई एड्रेस एक होता है स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस की तरह, या तो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू लिंक होगा, आपका नाम और साथ में ओके एक्सेस या ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर आपके फोन नंबर के साथ में @ लगा के कुछ और लिखा होगा। तो वो आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहलाता है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की बात करें तो यूजुअली 1 लाख रुपए है, बट बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। आरबीआई की तरफ से लिमिट 1 लाख रुपए है या फिर एनपीआई की तरफ से भी लिमिट इसकी 1 लाख रुपए है, बट स्पेशल केसेस के अंदर ये लिमिट बढ़ा दी गई है। उसके अंदर क्या है? कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई की लिमिट 5 लाख है। अगर हम कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करेंगे तो यूपीआई की लिमिट उस केस में 5 लाख हो जाएगी। इंश्योरेंस का पेमेंट अगर करते हैं यूपीआई से, उस केस में लिमिट 2 लाख रुपए हो जाएगी। और एक इनकी यूपीआई लाइट नाम का एक सर्विस शुरू करा गया है, जिसके अंदर 500 रुपए पर ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है और यूपीआई लाइट का बैलेंस 2000 रुपए तक रहेगा। इसके बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है आईएमपीएस। आईएमपीएस होता है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये साल 2010 में लॉन्च हुआ था। आईएमपीएस इंडिया का फर्स्ट मेजर रियल टाइम पेमेंट इनोवेशन था। एनपीसीआई का पहला रियल टाइम पेमेंट इनोवेशन था आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके की फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले
कि ये रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करता है 24/7, मतलब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करेगा। ये मोबाइल नंबर और MMID या फिर अकाउंट नंबर और IFSC दो चीजें होती हैं। एक MMID कोड होता है आपका मोबाइल आपका मोबाइल नंबर आइडेंटिफायर होता है, और एक IFSC कोड तो आपको पता ही है बैंक से क्या होता है। IFSC और अकाउंट नंबर जैसे आप NEFT या RTGS करते हैं, आप इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर के साथ आपका MMID नंबर होना चाहिए जो कि आपका मोबाइल आइडेंटिफायर नंबर होता है। तो ये हमारा कहलाता है अकाउंट नंबर प्लस IFSC पर्सन टू अकाउंट, और ये वाला कहलाता है पर्सन टू पर्सन। आप जब किसी को IMPS कर रहे हैं अकाउंट नंबर और IFSC यूज करके, तो आप पर्सन टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप अगर मोबाइल नंबर और MMID यूज कर रहे हैं तो आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर बात करें तो पर कस्टमर 5 लाख रुपए तक की ट्रांसफर लिमिट इसमें हो सकती है, और बैंक्स अपनी इंडिविजुअली हर बैंक कस्टमर के हिसाब से या कस्टमर के रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से या उसका KYC ड्यू है नहीं, ऐसे मल्टीपल चीजों की वजह से बैंक अपनी लोअर लिमिट सेट कर सकता है IMPS सर्विसेज के अंदर। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा रुपे कार्ड, जो कि हमारा इंडिया का एक पेमेंट सिस्टम है, हमारा कार्ड नेटवर्क है। जैसे इंटरनेशनल में आपके पास मास्टर कार्ड्स हैं, वीजा कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, इंडिया का अपना है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड साल 2012 में लॉन्च हुआ था। इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क है। इससे क्या हुआ था, जो हमारी डिपेंडेंसी है वीजा और मास्टर कार्ड पे, उसको हम लोगों ने इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की है। की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो रुपे कार्ड हमारे पास डेबिट कार्ड्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में भी हैं, प्रीपेड फॉर्म में भी हैं और कॉन्टैक्टलेस फॉर्म में भी हैं। फास्ट डोमेस्टिक सेटलमेंट होता है, लोअर ट्रांजैक्शन फीस होती है। जो वीजा मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये इंटरनेशनल है, इनकी ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा होती है। रुपे कार्ड की बात करें तो हमने इसे फास्ट डोमेस्टिक सेटलमेंट के लिए बनाया था, और इसमें क्योंकि हमारा अपना है, इसमें हम लोगों ने लोअर ट्रांजैक्शन फीस रखी थी ताकि इसे ज्यादा प्रमोट किया जा पाए। जो हमारे जनधन योजना अकाउंट्स हैं, जनधन योजना के अकाउंट्स के अंदर रुपे कार्ड को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, वाइडली यूज किया था। अगर ट्रांजैक्शन लिमिट की हम लोग बात करें तो NPCI ने इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं रखी है, लिमिट बैंक स्पेसिफिक है। जो BSBDA अकाउंट्स में या जनधन योजना वाले अकाउंट्स में, वो जो अकाउंट स्पेसिफिक जो ट्रांसफर लिमिट है वो सेपरेट है, वो उस अकाउंट की लिमिट है, वो लिमिट कार्ड की नहीं है। इसके अलावा इसे हम कॉन्टैक्टलेस टैप एंड पे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जिसकी लिमिट 5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन है। तो अगर आप अपने कार्ड से टैप करके पेमेंट करते हैं तो 5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट है इसकी। आई होप ये समझ आया है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा AEPS। AEPS है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS साल 2014 में लॉन्च किया गया था। AEPS की बात करें तो आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन से माइक्रो ATMs की हेल्प से आपको पैसा मिलेगा। आप अपना आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, आधार अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है तो माइक्रो ATMs होंगे आपके पास, वहां पे बायोमेट्रिक इसकी आपकी वेरिफिकेशन होगी, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर, ये फैसिलिटीज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू लॉन्च की गई थी। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो NPCI ने कोई लिमिट नहीं रखी है, बट बैंक्स अक्सर इसमें लिमिट रख देते हैं 10 से 20,000 रुपए पर डे। 10 से 20,000 रुपए पर डे सेफ्टी एक सेफ्टी फीचर की तरह इसमें लिमिट लगा रखी है बैंकों ने, कि इससे ज्यादा पर डे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू कोई भी पर्सन अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास ऑप्शन आता है NACH का। NACH होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस साल 2013 में NPCI ने लॉन्च किया था। NACH एक सेंट्रलाइज्ड हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। कहां पर यूज होता है ये? सब्सिडी ट्रांसफर, जो DBT होती है, हमारी पेंशन होती है, सैलरी होती है, डिविडेंड्स होते हैं, तो ये सब कुछ हमारा NACH के थ्रू आता है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, आप में से अगर किसी ने किया होगा, अगर उसका डिविडेंड आपके पास आता है तो उसमें NACH के थ्रू आता है, वो लिखा आता है कि NACH के थ्रू इतना क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में। NACH है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है।
EMI इसके थ्रू आप पे करते हैं, SIPs इसके थ्रू आप पे करते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनका ऑटो डेबिट के जो आपके फीचर्स हैं वो NACH के थ्रू चलते हैं। लिमिट्स की बात करें तो इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट NPCI ने नहीं रखी है। इवन जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट के हाई वैल्यू पेमेंट्स होते हैं वो भी NACH के थ्रू होते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं BBPS। BBPS होता है हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसे NPCI ने साल 2017 में लॉन्च किया था। साल 2017 में BBPS लॉन्च किया था एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट इकोसिस्टम। एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट इकोसिस्टम था भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके क्या क्या फीचर्स थे? आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, DTH, फास्टैग, ब्रॉडबैंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आप BBPS के थ्रू पे कर सकते हैं। इसमें इंस्टेंट कंफर्मेशन आते हैं और मल्टीपल पेमेंट मोड होते हैं। आप अपने कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। कार्ड में भी आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप NEFT के थ्रू पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो BBPS आपको मल्टीपल पेमेंट मोड्स का ऑप्शन देता है। लिमिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई फिक्स इसमें लिमिट नहीं है बिल पेमेंट की, बट बिल कैटेगरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिल्स नहीं होते हैं। मैनी बिलर्स, बहुत सारे बिलर्स ने क्या कर रखा है, 1 लाख रुपए की लिमिट लगा रखी है कि 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट वो BBPS के थ्रू नहीं लेंगे। ये था हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अगले पर हम लोग चलते हैं, अगला आता है हमारा फास्टैग। फास्टैग जो हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, हमारा फास्टैग लगा होता है। अब तो ये और ज्यादा एडवांस हो गया है। फास्टैग हम लोग 2016 में NPCI के थ्रू लेकर आए थे। क्यों पढ़ना है हमें यहाँ पे? क्योंकि फास्टैग किसी ना किसी बैंक से लिंक होता है। वो चीज जब बैंक से लिंक हो गई, कोई बैंक ही उसको इशू कर रहा है, तो वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट हो गया, क्योंकि ये एक बैंकिंग प्रोडक्ट है। आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग लगा है, हो सकता है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का लगाओ, हो सकता है IDBI बैंक का लगाओ, हो सकता है ICICI बैंक का लगाओ, IDFC बैंक का लगाओ, किसी भी बैंक का हो सकता है। और उस बैंक के फास्टैग वाले अकाउंट में आपका फास्टैग का पैसा होता है। तो NPCI फास्टैग क्यों लेकर आया था? एक टोल कलेक्शन सिस्टम था यूजिंग RFID बेस्ड फास्टैग स्टिकर ऑन व्हीकल्स। ये NPCI का एम था कि टोल कलेक्शन करेंगे RFID बेस्ड फास्टैग से। की फीचर्स फास्टैग के क्या क्या थे हमारे पास? ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन होगा, जो कैश क्यूज होती हैं और फ्यूल वेस्टेज होता है उस चक्कर में, उसको एलिमिनेट करना इसके पीछे का एम था। इंटरऑपरेबल होंगे, हर टोल प्लाजा पे, जितने भी टोल प्लाजाज हैं इंडिया में, वहां पे आपका फास्टैग चलेगा। ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर बात करें तो कोई अपर ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है होती है इसकी। जो टोल अमाउंट है वो आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा, बट इसके अंदर कैप्स है। अगर आपके फास्टैग में फुल केवाईसी हो रखा है, आपके वॉलेट का, फास्टैग वॉलेट का प्रॉपर केवाईसी है, तो आप फास्टैग में 1 लाख रुपए तक पैसा रख सकते हैं। और अगर मिनिमल केवाईसी है, प्रॉपर केवाईसी आपका नहीं है, तो सिर्फ 10,000 रुपए तक आपके फास्टैग में बैलेंस रह सकता है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब अगले पार्ट पर चलते हैं। यूपीआई लाइट। पहली स्लाइड हमने जब यूपीआई की डिस्कस करी थी, वहां मैंने आपको बताया था, मैं यूपीआई लाइट के बारे में बताऊंगा। तो यूपीआई लाइट हमने साल 2022 में लॉन्च किया। साल 2022 में यूपीआई लाइट लॉन्च होता है। इसका एम था कि स्मॉल फास्ट ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाए, क्योंकि यूपीआई सर्विसेज के अंदर कभी कभी क्या दिक्कत आती थी, कुछ जगह अगर नेटवर्क नहीं है, कई बार रिमोट इंटीरियर एरियाज होते थे, या फिर कुछ ऐसे अंडरग्राउंड बेसमेंट्स वगैरह में एरियाज होते थे, मेट्रो स्टेशन वगैरह में, जहां पे यूपीआई नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उसके लिए एक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम लेकर आए यूपीआई लाइट नाम से। यूपीआई लाइट में क्या है कि ये एक तो बिना यूपीआई पिन के चलेगा। पहला फीचर तो यही है, इट वर्क्स विदाउट एडिंग यूपीआई पिन। दूसरा, ट्रांजैक्शन जो होगा डिवाइस के वॉलेट से होगा, फास्टर होगा और बैंक का लोड रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपके डिवाइस में एक यूपीआई लाइट का वॉलेट होगा, आप उसके अंदर पैसा रखेंगे और उसके अंदर से पैसे ट्रांसफर होंगे। तो यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन की तरह बैंक पर नहीं जाएगी, ट्रांजैक्शन होगी आपके बैंक वॉलेट से। लिमिट क्या है इसमें? 500 रुपए तक की लिमिट पर ट्रांजैक्शन है, 2,000 रुपए तक की डेली लिमिट है, और आप 2,000 रुपए ही मैक्सिमम वॉलेट बैलेंस रख सकते हो। 2,000 से ज्यादा ना आप वॉलेट में बैलेंस रख सकते हो एट अ टाइम, ना ही आप डेली 2,000 से ज्यादा स्पेंड कर सकते हो। तो ये था हमारा यूपीआई लाइट। इसके बाद एक और अपग्रेडेड वर्जन लेकर आए, वो आया यूपीआई लाइट एक्स। साल 2023 में, 2023 में आया यूपीआई लाइट एक्स।
इसके अंदर क्या था, ऑफलाइन प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स लेकर आया यूजिंग एनएफसी, an upgraded version enabling offline proximity payments using NFC। ये क्या था हमारा UPI Lite X 2023 में आया था। ये फ्लाइट मोड में या पुअर नेटवर्क एरियाज में भी काम करते हैं। डिवाइस टू डिवाइस NFC कम्युनिकेशन के थ्रू जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है। लिमिट वही है जैसे हमारे UPI Lite में थी, 500 रुपए पर ट्रांजैक्शन। तो ये था हमारा, सबसे पहले हमने यूपीआई पढ़ा, फिर हमने यूपीआई लाइट समझा पिछली स्लाइड में, और अब इस स्लाइड में हमने यूपीआई लाइट एक्स 2023 में लॉन्च हुआ प्रोडक्ट समझा। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस। एनएफएस की बात करें तो इंडिया के जितने भी एटीएम्स हैं वो आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। उस नेटवर्क का नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। एक स्विच है कॉमन सा जिससे सारे एटीएम्स की स्विचिंग होती है। इंटरबैंक एटीएम्स होते हैं और आपका पैसा हर एटीएम के पास हर बैंक अकाउंट के थ्रू लिंक रहता है। एनपीसीआई ने एनएफएस को साल 2009 में टुक ओवर किया था। इसके अंदर 300 से ज्यादा मेंबर बैंक्स हैं। इट enables बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट्स अक्रॉस एटीएम्स। लिमिट क्या है, जो एटीएम की विड्रॉल लिमिट है वो आपके कार्ड टाइप पे डिपेंड करेगी, जो कि बैंक लेवल पर है। कितना पैसा आप एटीएम से एक बार में निकाल सकते हैं या किस बैंक से निकाल सकते हैं, वो लिमिट बैंक लेवल पर है। उसमें उसमें एनपीसीआई का या फिर नेशनल फाइनेंशियल स्विच का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अगली सर्विस देखते हैं एनपीसीआई की क्या है। एनयूयूपी स्टार 12, सॉरी 12 तो नंबर है, 99 हैश, जो आपका यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग यूपीआई सर्विस के लिए था। साल 2017 में आया था। 99 हैश फीचर आपका साल 2017 में एनपीसीआई ने लॉन्च करा था। पर्पस क्या था, जो आपके फीचर फोन्स होते हैं, मतलब जो बेसिक फोन्स होते हैं, सबके पास तो स्मार्टफोन्स और इंटरनेट नहीं है ना, आज भी हमारे पास बेसिक फोन्स हैं। तो बेसिक फोन्स के थ्रू आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो इसका फीचर था। इसमें क्या था, यूजर यूजेज यूएसएसडी। यूएसएसडी की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोटोकॉल। तो यूएसडी प्रोटोकॉल यूज होता है मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई के लिए, और उसके थ्रू इसमें पेमेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या है, यूजर स्टार 99 हैश, सॉरी ये यहाँ पे है स्टार 99 हैश, यूजर स्टार 99 हैश इसमें टाइप करेगा तो उसे बैंकिंग का मेन्यू मिलेगा, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर और मिनी स्टेटमेंट। दूसरा, ये लिंक्ड नंबर और एमएमआईडी या फिर यूपीआई क्रेडेंशियल्स के थ्रू काम करेगा। तो इसमें भी आप अपना यूपीआई आईडी बनाएंगे या फिर मोबाइल नंबर के साथ आपका एमएमआईडी बनेगा और उसके थ्रू ये आपका काम करेगा। ट्रांजैक्शन लिमिट्स इसमें क्या है, ये बहुत छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए होती हैं। यूजुअली 2000 से 5000 रुपए पर सेशन होता है, डिपेंडिंग कि बैंक की क्या पॉलिसी है। बैंक ऑल्सो इम्पोज डेली ट्रांजैक्शन कैप्स फॉर यूएसएसडी पेमेंट्स। आप डेली कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो यूएसएसडी के थ्रू, जैसे यूपीआई लाइट के अंदर हमने किया हुआ था कि पर ट्रांजैक्शन की भी लिमिट लगा रखी थी और डेली ट्रांजैक्शन की भी लिमिट लगा रखी थी। बैंक स्टार 99 हैश के अंदर भी ऐसा कर सकता है। अगला प्रोडक्ट हमारा है भीम ऐप। भीम ऐप है हमारी 2016 में लॉन्च हुई थी। साल 2016 में भीम ऐप लॉन्च हुई। पर्पस क्या था, ये एनपीसीआई की अपनी ऐप थी टू प्रमोट यूपीआई। जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम था तब ये ऐप लॉन्च की गई थी। अभी जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, ये तो अलग अलग कंपनीज की ऐप है। एनपीसीआई ने अपनी भीम ऐप लॉन्च करी थी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, साल 2016 में खुद की यूपीआई ऐप थी। फीचर्स इसके क्या है, बिल्ट इन यूपीआई फंक्शनैलिटी है, सेंड रिसीव मनी क्यूआर पेमेंट्स, मल्टीपल बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन या फिर आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे यूपीआई पिन बेस्ड पेमेंट, ये सारे इसके अंदर फीचर्स है जो स्टैंडर्ड यूपीआई एप्स के फीचर्स होते हैं। और इसके अलावा नियर बाई फीचर भी है कि आपके आसपास जो मर्चेंट्स हैं या उन्हें आइडेंटिफाई करता है। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो सेम जो हमारी यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स है वही ट्रांजैक्शन लिमिट्स भीम ऐप के अंदर चलती हैं। आगे सीटीएस। सीटीएस एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है जो कि एनपीसीआई के थ्रू आया था। एनपीसीआई के थ्रू एक ग्रिड रन होती है सीटीएस की, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की। एनपीसीआई ने 2010 में सीटीएस ग्रिड को मैनेज करना शुरू करा था। आरबीआई ने बोला कि 2010 में आरबीआई ने बोला
कि अब से ये काम एनपीसीआई के थ्रू होगा, तो एनपीसीआई इसे मैनेज करने लगा। पर्पस क्या था? टू इनेबल फास्टर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग ऑफ चेक्स बाय ट्रांसमिटिंग चेक इमेजेस इंस्टेड ऑफ फिजिकल मूवमेंट। पहले चेक क्लियर होने में टाइम लगता था, चेक फिजिकल जाते थे। जब हमने बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तब एमआईसीआर कोड हमने समझा था ना कि एमआईसीआर के थ्रू चेक को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है, जिसकी हेल्प से चेक क्लियरिंग हमारी फास्ट हो गई। आपका विद इन सेम सिटी है तो समझ आता है, दिल्ली से आपने एनसीआर की किसी सिटी में चेक फिजिकली भेजा, वो भी समझ आता है। बट अगर आपका चेक दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, तमिलनाडु में कहीं जाना है, केरला में कहीं जाना है, तो फिजिकली चेक जाने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे, या फिर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आप फ्लाइट से भेजेंगे तो इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ये था सीटीएस के पीछे की मंशा हमारी। फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो चेक की इमेजेस स्कैन करके ट्रांसमिट किया जाता है। चेक फ्रंट से भी स्कैन करते हैं, बैक से भी स्कैन करते हैं। जो चेक के क्लियरिंग का टाइम है वो कुछ दिनों से कम करके कुछ घंटों में हो गया है। ग्रिड बेस्ड क्लियरिंग होती है, रीजनल जोनल क्लियरिंग जो होती है वो एनपीसीआई के थ्रू हैंडल की जाती है। ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट का साइज नहीं है, चेक के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि चेक का अमाउंट क्या है। इट अप्लाइज टू ऑल चेक एलिजिबल अंडर सीटीएस फ्रेमवर्क। जो भी चेक आपके सीटीएस फ्रेमवर्क में है, अब तो सारे नए चेक बुक आपके 2010 के बाद के सारे चेक सीटीएस फ्रेमवर्क के अंडर के हैं, तो वो सारे चेक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है हमारा एपीबी, जो कि होता है आधार पेमेंट ब्रिज। ये एपीबीएस नहीं है, ये सिर्फ एपीबी है। एपीबीएस इसके बाद आएगा। तो सबसे पहले एक ये ब्रिज बनाया गया अर्ली 2010s में। पर्पस क्या था? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे आधार सीडेड अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए। जो सब्सिडीज वगैरह के डीबीटी के पेमेंट्स होते हैं, जैसे जनधन खातों में हो गया, पीएम किसान योजना का हो गया, या पहले गैस सिलेंडर की सब्सिडी आती थी, जो भी आपका डीबीटी पेमेंट होता है वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में जाए। तो ये था हमारा एपीबी का पर्पस। फीचर्स की अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो इंडिविजुअल के आधार नंबर को उनके बैंक अकाउंट से मैप करना इसका काम होता है। और फिर जो गवर्नमेंट सब्सिडीज आती हैं, एलपीजी की, मनरेगा की, स्कॉलरशिप की, उन सब्सिडी अमाउंट को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना। ये एनपीसीआई के एपीबीएस के साथ में काम करता है, जो हमने नीचे मतलब हमने अगली स्लाइड के अंदर बताया है। ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी वो स्कीम पे डिपेंड करेगी, किस स्कीम में कितना पैसा आपको मिलेगा। फिर इसमें आगे आता है एपीबीएस, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये साल 2013 में आया था, और इसका काम था टू ऑपरेशनलाइज बेनिफिशियरी अकाउंट क्रेडिट यूजिंग आधार बेस्ड मैपिंग। तो एपीबी तो हमारा बैकएंड का प्रोसेस है, एक ब्रिज है, और वो ब्रिज यूज करने वाला जो पूरा प्रोसेस है कि पैसा वहां पे जाएगा, वो एपीबीएस मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है। ये एनपीसीआई के को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। गवर्नमेंट पेमेंट जो होते हैं वो एपीबीएस के थ्रू रूट होते थे टू बेनिफिशियरी अकाउंट्स, जो कि आधार मैप होना कंपलसरी था। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस लीकेज। लार्ज वॉल्यूम डीबीटी ट्रांजैक्शंस एक साथ इससे होती थी। ट्रांजैक्शन लिमिट सेम बात है कि अलग से कोई इसमें ट्रांजैक्शन कैप नहीं है, स्कीम वाइज कोई कैप है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और फ्रीक्वेंट यूज होता था इसमें रिकरिंग बेनिफिट पे आउट में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा NETC 2.0, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग था, उसका अपग्रेडेड वर्जन। इसके अंदर क्या हो गया, जो आपका टोल तो था ही था, अब ये पार्किंग में भी यूज होने लगा। जहां पे आपके ईवी चार्जिंग सिस्टम से, वहां पर भी उसी फास्टैग से जो नया वाला है उससे आपका पेमेंट हो सकता है। इसे फेज फेज करके किया गया था। अभी फेज में 2023 से 2025 में इसे रोल आउट किया गया था। पर्पस क्या था? जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको ज्यादा यूज करना, जैसे पार्किंग के लिए, फ्यूल पेमेंट्स के लिए, ईवी चार्जिंग के लिए। अब ये सब कुछ आपकी गाड़ी के फास्टैग के थ्रू ही हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन टोल, फ्यूल स्टेशन, ईवी चार्जर्स एंड पार्किंग लॉट्स। सिंगल वॉलेट या फिर फास्टैग होता था मल्टीपल यूज के लिए, एक ही फास्टैग वॉलेट हो गया आपका, एक ही फास्टैग हो गया। उसी से आप टोल का पेमेंट कर रहे हैं, पार्किंग का पेमेंट कर रहे हैं, फ्यूल का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर ईवी चार्जिंग का पेमेंट करा जा रहा है। रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होंगी एनएफसी या फिर आरएफआईडी कार्ड से, और साथ में जो पेमेंट लॉजिक लगा होगा उसकी हेल्प से। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम लोग बात करें,
तो फास्टैग बैलेंस पे डिपेंड करेगा। क्या बैंक ने कोई ऐसा कैपिटल लगा रखी है, जैसे हमारी केवाईसी और नॉन केवाईसी की पॉलिसी थी। अगर केवाईसी है तो फास्टैग की लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर मिनिमल केवाईसी है तो फास्टैग की लिमिट 10,000 रुपए है। यही लिमिट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। ईवी चार्जिंग या पार्किंग पेमेंट्स ये मर्चेंट पे डिपेंड करेगा या अकाउंट एग्रीगेटर की जो लिमिट होगी वहां पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भारत बिल पे कनेक्ट, एनपीसीआई का भारत बिल पे कनेक्ट, जो कि वॉइस या व्हाट्सएप बिल पेमेंट सिस्टम है। ये अभी रिसेंटली आया था साल 2024-25 के अंदर। पर्पस क्या था? टू मेक बिल मोर इंक्लूसिव बाय इनेबलिंग वॉइस इनेबल्ड एंड चैट इंटरफेस पेमेंट वाया व्हाट्सएप और आईवीआर। आप आईवीआर के थ्रू भी बहुत सी जगह बिल पे कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी बिल पे कर सकते हैं। यही इसका एडवांसमेंट आया था या फिर इसका स्पेशल फीचर था। इट इनेबल्स बिल पेमेंट वाया व्हाट्सएप चैटबॉट और आईवीआर कॉल। व्हाट्सएप चैटबॉट या आईवीआर कॉल के थ्रू बिल पेमेंट हो जाता है। कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, डीटीएच का, फास्टैग का, ये सारे बिल्स वेबसाइट पे जाए बिना व्हाट्सएप के थ्रू ही या फिर आईवीआर पे कॉल करके ही पे कर सकता है। वर्क्स वाया ऑथेंटिकेटेड एनपीसीआई बिल पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई बिल पेमेंट इंटरफेस है जिसके थ्रू ये काम होता है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई एनपीसीआई का बिलर की मतलब एनपीसीआई की तरफ से ऐसी कोई इसमें लिमिट नहीं है। जो बिलर होगा उसी के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। यूजली जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की लिमिट्स होती है वही लिमिट्स यहाँ पर वो लोग लगाते हैं। तो ये हमने इसमें एनपीसीआई और उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट सिस्टम से एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स पढ़ के यहाँ पे हमारी डिजिटल बैंकिंग कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को दिस वाज अवर वीडियो, इसके थ्रू हमारा फाइनेंस का फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मेरे को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए। आपको मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। यूट्यूब का मेरा हैंडल है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। लेट अस ग्रो, हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो होगा, ज़्यादा पब्लिक आएगी, फीडबैक्स मिलेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो आई एल एबल टू इम्प्रूव। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपका फीडबैक है आप मेरे से यूट्यूब पर भी कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट करके मुझसे फीडबैक डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।